जब देश में सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं, उसी दौरान इंडिगो की 4000 से ज्यादा उड़ानों का तकनीकी कारणों से प्रभावित होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस खतरनाक सच्चाई का संकेत था कि भारत का आसमान कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका है। ये पूरा घटनाक्रम दरअसल भारतीय विमानन सेक्टर की उस गहराती कहानी को उजागर करता है, जो ऊपर से तकनीक की खराबी लगती है, लेकिन अंदर उतरते ही पावर, मोनोपोली, सिस्टम की निर्भरता और सरकार की मजबूरी से सख्ती तक की पूरी परतें खोल देती है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे, किसी को स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा और पहली बार आम यात्रियों ने खुलकर सवाल पूछा कि अगर एक बड़ी एयरलाइन लड़खड़ा जाए तो पूरा सिस्टम क्यों चरमरा जाता है। इसी सवाल में सरकार के लिए भी चेतावनी छिपी थी। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार है, लेकिन इस विशाल बाजार का बड़ा हिस्सा एक ही खिलाड़ी यानी इंडिगो के हाथ में, जिसकी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा मानी जाती है, जबकि एयर इंडिया समूह विलय और सरकारी समर्थन के बाद तेजी से दूसरा पावर सेंटर बन चुका है। जब बाजार दो ध्रुवों में सिमट जाता है तो प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है, किरायों पर नियंत्रण ढीला पड़ता है और सेवा की गुणवत्ता यात्रियों की मजबूरी पर टिकी रहती है। इंडिगो ने तकनीकी खराबी की वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट, A320 सिस्टम इशू और वैश्विक सप्लाई चेन को बताया, लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि खराबी क्यों आई, बल्कि ये था कि क्या इतने बड़े स्तर पर विफलता के लिए कोई मजबूत बैकअप सिस्टम मौजूद था। क्या DGCA और मंत्रालय को समय रहते पूरी जानकारी दी गई और क्या लगातार विस्तार की दौड़ में ऑपरेशनल सेफ्टी से समझौता किया गया। यहीं से ये मामला केवल तकनीकी नहीं बल्कि सिस्टम फेल्योर बन गया। एविएशन सेक्टर के जानकारों के बीच ये चर्चा भी तेज हुई कि क्या बड़ी एयरलाइंस अपने आकार और दबदबे के दम पर लंबे समय से नीतिगत फैसलों को प्रभावित करती रही है, चाहे वो रूट अलॉटमेंट हो, फ्लीट विस्तार हो या नियमों में ढील। हालांकि इस बार हालात थोड़े अलग थे। यात्रियों का गुस्सा खुलकर सामने था, अंतर्राष्ट्रीय छवि दांव पर थी और सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये संदेश जाए कि भारत का एविएशन सिस्टम किसी एक कंपनी के भरोसे पर चल रहा है। इसी दबाव के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक था। 3 नई एयरलाइंस को भारतीय बाजार में प्रवेश की मंजूरी, NOC और सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ। ये फैसला साफ संकेत था कि सरकार अब देखो और इंतजार करो की भूमिका में नहीं बल्कि सक्रिय रेगुलेटर बनना चाहती है, जो विकल्प बढ़ाकर किसी भी एकाधिकार को तोड़ सके। इसके साथ ही FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के संशोधन नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई, जो अब तक कई बार कागजों तक सीमित रहे थे। इन नियमों का सीधा मतलब है कि पायलट और क्रू की थकान को नजरअंदाज कर ऑपरेशन चलाने की संस्कृति पर ब्रेक लगेगा, भले ही इससे बड़ी एयरलाइंस की लागत बढ़े या शेड्यूलिंग में बदलाव क्यों ना करना पड़े। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्सर तकनीकी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों की जड़ में यही ओवर स्ट्रेचिंग छिपी होती है। इस पूरी तस्वीर में उड़ान योजना का जिक्र भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई एयरलाइंस का असली खेल सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं होगा बल्कि टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत को जोड़ने में भी होगा, जहां अभी भी कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है और बड़ी एयरलाइंस की रुचि सीमित रहती है। सरकार जानती है कि क्षेत्रीय उड़ानों का विस्तार न सिर्फ मोनोपोली तोड़ेगा बल्कि रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पहुंच को भी मजबूत करेगा, और इसीलिए यह फैसला केवल यात्रियों की सुविधा का नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक और रणनीतिक सोच का भी हिस्सा है। आने वाले समय में इससे किराए में प्रतिस्पर्धा बढ़ने, सेवाओं में सुधार और यात्रियों के अधिकार मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि चुनौती ये भी होगी कि नई एयरलाइंस टिक पाती हैं या नहीं और नियामक एजेंसियां कितनी सख्ती से नियमों को लागू करती हैं। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी सिर्फ उड़ानों की देरी या तकनीकी खराबी की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसमें एक तरफ कॉर्पोरेट दबदबा है तो दूसरी तरफ सार्वजनिक हित, एक तरफ मुनाफे की दौड़ है और दूसरी तरफ सुरक्षा और भरोसे की मांग। सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि भारतीय आसमान किसी एक कंपनी की जागीर नहीं, और अगर सिस्टम को स्थिर, सुरक्षित और यात्रियों के लिए भरोसेमंद बनाना है तो विकल्प बढ़ाने और सख्ती दिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश भी है।